हेलो बच्चों, आ चुका है आपके सामने एक जबरदस्त और आसान सा क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में जो पिछली बार पूछा गया था। तो उम्मीद है इस बार जो है फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने तक्षशिला परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये रेशियो का क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस बार जो है 2023 में जो पूछा गया था इसमें मध्यानुपाती पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार जो है तृतीय अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती पूछ ले, तो हमें तीनों का ही अच्छे से कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो समझते हैं एक बार मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है और चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, इसको समझने का एक बार प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपसे बच्चों मध्यानुपाती पूछता है तो आपके सामने दो संख्या होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। अगर आपसे मध्यानुपाती पूछता है तो मध्यानुपाती निकालने के लिए करना क्या होता है, तो हमेशा बच्चों आपको याद रखना है कि जब भी दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना होता है तो हमेशा उन संख्याओं के प्रोडक्ट का वर्गमूल करना होता है। ठीक है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट करोगे सबसे पहले और जो है फिर उसका वर्गमूल कर दोगे। ठीक है, तो ये मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला है। ये कहां से निकल के आया बच्चों, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम कंटेंट पे काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको केवल डायरेक्ट याद रखना है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना हो तो उन संख्याओं के प्रोडक्ट का आपको वर्गमूल करना है। एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं। मान के चलिएगा, मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं कि एक संख्या हमारी 9 है और एक संख्या हमारी 25 है और हमें इन दो संख्याओं का अगर मध्यानुपाती निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, तो आपको करना क्या होगा बच्चों, इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट यानी कि 9 गुणा 25 और फिर क्या करोगे, इन दोनों का वर्गमूल कर दोगे। तो 9 का वर्गमूल बच्चों कितना आया 3 और 25 का वर्गमूल कितना आया 5, तो इसका मतलब मध्यानुपाती जो है आपका वो कितना आया 15 आया। क्लियर हुई बात। ठीक इसी प्रकार बच्चों अगर मैं बात करूं कि तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, तो तृतीय अनुपाती किन्हीं भी दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती निकलेगा कैसे। ठीक है, तो अगर आपके सामने एक संख्या ए है और एक संख्या बच्चों बी है, तो हमेशा याद रखना कि तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आपको करना क्या होगा बच्चों, कि जो दूसरी संख्या होती है ना, दूसरी संख्या, उस संख्या के वर्ग को पहली संख्या से आप डिवाइड कर दोगे। दूसरी संख्या के वर्ग को पहली संख्या से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये फॉर्मूला बच्चों ये हो गया तृतीय अनुपाती निकालने का, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो एग्जांपल से चीजों को समझना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक संख्या ले लेता हूँ 12 और एक संख्या ले लेता हूँ बच्चों 48 और हमें इन दोनों संख्याओं का तृतीय अनुपाती अगर निकालना है तो आपको करना क्या है, तो बाद वाली जो संख्या होगी दूसरी संख्या, उस संख्या के वर्ग यानी कि 48 गुणा 48 बटे पहली संख्या। ठीक है बच्चों, तो 12 चौक 48 और यहाँ पे 4 अटे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो 192 जो बनेगा ये बनेगा बच्चों आपका तृतीय अनुपाती। क्लियर हो चुकी होगी बात। ठीक इसी प्रकार बच्चों अगर मैं बात करूं कि चतुर्थ अनुपाती कैसे निकलेगा, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। ठीक है, मध्यानुपाती को, तो अगर चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए आपके सामने बच्चों तीन संख्या होगी। ठीक है ना, जैसे कि एक संख्या ए है, एक संख्या बी है और एक संख्या सी है, और आपको निकालना है बच्चों चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए क्या करना है, आपको करना क्या होगा बच्चों, कि जो बाद की दो संख्या होगी यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट को पहली संख्या से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये निकलेगा बच्चों चतुर्थ अनुपाती। माय डियर स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिख देता हूं कि एक संख्या हमारे पास 8 है, एक संख्या 24 है और एक संख्या 32 है, और हमें निकालना है बच्चों फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थ अनुपाती। तो बाद की दो संख्या, एक 24 और एक 32, इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट को पहली संख्या से भाग करोगे तो 8 चौक 32, 24 चौक का 96, तो इसका मतलब जो होगा हमारा जो चतुर्थ अनुपाती होगा वो क्या होगा 96 होगा, यानी कि 96 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये तीनों ही चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं और चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, इतनी बात अगर आपके समझ में आ चुकी तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालने के दोनों संख्याओं को
आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसका वर्गमूल। जैसे कि सवाल में कहा गया कि x बटा वाई और y बटा z के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात करें, तो इसका मतलब x बटा वाई के वर्ग और y बटा z के वर्ग, यानी कि दोनों का आपको करना क्या है, वर्ग। यानी कि x बटा वाई इसका वर्ग करोगे और y बटा z इसका भी आपको वर्ग करना है, और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट करने के बाद कर दोगे आप वर्गमूल। तो जब वर्गमूल करोगे तो क्या बचेगा बच्चों, x बटा वाई इंटू वाई बटा जेड बचेगा, जो कि यहाँ पे y से y कटेगा, तो आपका जो आंसर होगा x बटा जेड होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, तो x बटा जेड। तो उम्मीद है ये आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप जो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, और करने का प्रयास करो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया बच्चों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है एसएससी जीडी में, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है। तो योजना कितनी है बच्चों, 3 योजना है। पहली योजना बच्चों ए है, तो पहली योजना में है 15% और 18% की 2 क्रमागत छूट, 15% और 18% की 2 क्रमागत छूट। ठीक है बच्चों, और दूसरी योजना क्या दे रखी है बच्चों, दूसरी योजना में क्या रखा है कि 6 वस्तु खरीदे और 2 मुफ्त पाए। तो चलिए पहले अगर मैं बात करूं बी इसकी पहली वाली योजना की, 15% और 18% का डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, दूसरी योजना है 6 वस्तु खरीदे और 2 मुफ्त पाए। तीसरी योजना है बच्चों 30% की एकल छूट। तो ऑप्शन है ए और सी दोनों योजनाएं समान छूट प्रदान करती है। बी ऑप्शन है बच्चों योजना ए, और सी ऑप्शन है योजना बी, और डी ऑप्शन है बच्चों योजना सी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी योजना बेस्ट होगी किसी भी ग्राहक के लिए, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिएगा चेक करते हैं भाई। तो 15% और 18% की 2 क्रमागत छूट, अगर हम इसका इक्विवेलेंट बट्टा निकाल दे तो इक्विवेलेंट बट्टा निकालने के बच्चों बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट तरीका होगा वो आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि जब भी x% और y%, x% और y% की 2 क्रमागत छूट दे रखी हो और आपको इनका इक्विवेलेंट बट्टा निकालना हो, तो बच्चों इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x + y माइनस xy बटे 100। क्लियर हुई बात। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने के बाद आपको सबसे फास्ट जो है आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें 15 और 18% की 2 क्रमागत छूट दे रखी है और इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो 15 और 18 कितना हो गया बच्चों, 33। तो 33 में से आप क्या घटाओगे, 33 माइनस xy, यानी कि 15 गुना 18, 18 पंजे 90, 0 9 हासिल, 18 कम 18 और 9 कितना हो गया 27, यानी कि 270 बटे 100, यानी कि 2.7। तो इसको जब आप माइनस करोगे बच्चों तो यहां पे निकलेगा भाई 10 में से 7 गए कितना 3, और यहां बचेगा 32, 32 में से 2 गए 30, यानी कि 30.3%, यानी कि 15% और 18% का जो इक्विवेलेंट बट्टा आया बच्चों निकलकर वो कितना आया 30.3%। ठीक है, तो ये योजना पहली थी कि ग्राहक को अगर पहली योजना लेनी है तो 30.3% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं दूसरी योजना है बी, तो दूसरी योजना में क्या क्या रखा है बच्चों, दूसरी योजना है हमारे पास बी। तो बी में क्या रखी, 6 वस्तुएं खरीदे और 2 मुफ्त पाए। 6 वस्तुएं खरीदे और 2 मुफ्त पाए, इसका मतलब जब 6 वस्तुएं खरीदी जाएगी 2 मुफ्त मिलेगी, तो इसका मतलब हम जो पैसे दे रहे हैं ना वो केवल 6 वस्तुओं के दे रहे हैं, जबकि हम अपने घर पर कितना सामान लेकर जा रहे हैं बच्चों, 8 सामान लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब 6 वस्तुएं खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो 2 तो मुफ्त है लेकिन टोटल 8 वस्तुओं पर 2 मुफ्त होगी, यानी कि 8 वस्तुएं हम खरीदते हैं लेकिन पैसे जो देते हैं बच्चों हम 6 वस्तुओं के देते हैं, यानी कि खरीदते केवल 6 ही है जबकि मुफ्त कितनी है 2। तो 2/8 का मतलब 1/4 गुणा 100% में निकालना है, 1/4 4 यानी कि 25%। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलेगा बच्चों 25% का मिलेगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, यानी कि हमेशा मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको ये देखना है कि आप घर पे कितना सामान लेके जाओगे। ठीक है ना, आप घर पे सामान जो लेके जाओगे बच्चों वो 8 लेके जाओगे, क्योंकि आप केवल 6 के पैसे दे रहे हो लेकिन 2 उसके साथ फ्री है, यानी कि 8 लेके जाओगे। तो इसका मतलब अगर एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपया है तो 8 वस्तुओं का अंकित मूल्य 8 रुपया हो गया, लेकिन आप 8 रुपये ना देकर 2 वस्तुओं के अंकित
मूल्य को आप फ्री लेके जा रहे हो, यानी कि 2 वस्तुएं लेके जा रहे हो, 2 रुपए का फायदा मिल रहा है आपको, 2 रुपए छूट मिल रही है 2 रुपए की, ठीक है ना। तो 2/8 का मतलब 1/4 यानी कि 25% का डिस्काउंट मिला इसका मतलब। और तीसरी योजना बच्चों क्या दे रखी है, तीसरी योजना में बोल रहा है कि 30% की एकल छूट, कि एक ही छूट दे रखी है 30% की एकल छूट, ठीक है बच्चों। तो अब आपको ये बताना है कि इन तीनों योजना में से किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट योजना कौन सी होगी। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट बच्चों जहां पर मिलेगा ना वो सबसे बेस्ट योजना होगी। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको योजना ए से मिला हुआ है। तो इस बात का मतलब होगा कि जो बेस्ट योजना होगी बच्चों वो आपका बी ऑप्शन होगा, यानी कि योजना ए। तो इसका मतलब योजना ए, यानी कि आप कौन से ऑप्शन पे लगाओगे आंसर, बी ऑप्शन पे लगाओगे। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। पढ़ो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। एक बार जो है इसको बनाने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रम से 10% और 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतरित परिवर्तन क्या है। ऑप्शन बच्चों आपके सामने 4 है, 22 सही 223/250%, बी ऑप्शन है 22 सही 123/250%, सी ऑप्शन है 17 सही 153/250% और डी ऑप्शन है बच्चों 21 सही 113/250%, ठीक है बच्चों। एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है। इसमें कहा कि शुरुआत में 5% की, फिर 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रम से 10% और 20% की वृद्धि होती है। 10% की और फिर 20% की बच्चों वृद्धि होती है कीमत में, ठीक है। तो मोबाइल की अंतिम परिवर्तन क्या है। चलिए बच्चों समझने का प्रयास करते हैं भाई, किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि ताकि जल्दी क्वेश्चन हम पेपर में कर पाए, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा कि कोई मोबाइल फोन है और उसकी कीमत में लगातार क्रम से 5%, 2% की पहले कमी होती है और उसके बाद क्या होगा 10% और 20% की फिर कीमत में वृद्धि होने लगती है। तो फाइनल जो है कितने % की वृद्धि हुई ये सवाल में पूछा गया है लास्ट में, ठीक है ना, कि मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है, कि शुरुआत से लेकर आखिर तक कितना चेंज आया, कितने % चेंज आया, वो आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो इस सवाल को बच्चों करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें केवल वो काम करना है, वो रास्ता अपनाना है जो हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जल्दी कर पाए। बात समझ में आई। तो 100 मान के भी कर सकते हो आप क्वेश्चन को, फ्रैक्शन में भी तोड़ के कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन बच्चों अगर आप फ्रैक्शन में या 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने लगे ना तो आप जो है कैलकुलेशन में फंस जाओगे, गुणा भाग में ही रह जाओगे, ठीक है। तो हमें फास्ट करना है और अपने आंसर पे जाना है, ठीक है। तो करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, सक्सेसिव चेंज का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के द्वारा आपको पढ़ाया जरूर गया होगा। तो सक्सेसिव चेंज, ठीक है। तो अगर हमारे पास A% और B% का 2 सक्सेसिव चेंज है कि कोई वस्तु है उसमें हमने A% की वृद्धि कर दी और फिर से हमने B% की वृद्धि कर दी, तो बताइए फाइनल कितना चेंज हुआ, ये आपको देखना है, ठीक है। देखिएगा बच्चों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, A + B + AB/100, A + B + AB/100 ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर सारी वैल्यू प्लस की है तो प्लस प्लस रहेगा, लेकिन अगर वैल्यू में कहीं निगेटिव है यानी कि कमी हो रही है तो कमी हमेशा माइनस साइन को दर्शाती है और प्लस हमेशा वृद्धि को दर्शाती है। तो इस फॉर्मूले में बच्चों हमें ये वैल्यू अप्लाई करनी है और झट से अपने आंसर पे चले जाना है, ठीक है। चलिएगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले 5 और 2 को एक साथ ले लेते हैं, फिर 10 और 20 को एक साथ ले लेते हैं। इसका जो भी रिजल्ट होगा और इसका जो भी रिजल्ट होगा फिर उन दोनों को एक साथ लेंगे और हम अपने क्वेश्चन पे जल्दी पहुंच पाएंगे। देखिए कैसे भाई, यहाँ पे -5 -2 है तो -5 -2 तो -7, तो यहाँ पे आ गया बच्चों -7। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों प्लस, क्योंकि -5 गुणा -2 माइनस से माइनस कट के बच्चों प्लस ही रहेगा, तो 5 दूनी 10, 10/100 यानी कि 0.1। तो प्लस का कितना है बच्चों 0.1, प्लस का कितना है 0.1। अब यहां से ना 7 में से जब आप 0.1 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों 6.9 बचेगा, वो भी माइनस का, और माइनस का 6.9 यानी कि यहाँ पे कमी को दर्शा रहा है 6.9%, यानी कि जो नेट चेंज आया बच्चों वो 6.9% का है इन दोनों परसेंटेज में। इसी प्रकार बच्चों हम इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू रखेंगे, तो 10 + 20 यानी कि 30 प्लस
10 गुणा 20/100 यानी कि 2, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट चेंज आया बच्चों वो 32% का आया। तो 32% और -6.9% पे अब हम एक साथ लगा देंगे इन दोनों परसेंटेज पे, ठीक है ना। यहाँ कमी को 100 दिखा रहा है और ये किसको 100 करता है बच्चों, वृद्धि को, ठीक है। अब यही फॉर्मूला फिर से बच्चों आपको अप्लाई करना है और जो है फाइनल आंसर पे चले जाना है। तो अगर मैं a को 32 मान लूं और b माइनस का हो जाएगा माइनस की 6.9, तो 32 में से आपको घटाना है बच्चों 32 माइनस 6.9, और यहाँ पे बच्चों प्लस की जगह माइनस होगा क्योंकि 32 गुणा माइनस के 6.9 होने के कारण ये माइनस होगा। तो 32 गुणा 6.9 बटे 100। क्लियर हो चुकी बात, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन पे जाना है बच्चों में, ठीक है। अब यहां से आपको करना क्या है, यहां से 32 में से 6.9 को घटाओगे तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 31 में से 6 गए बच्चों 25, तो 25.1 माइनस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी कि 32 में आप 69 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 36 18 और 1 19, यानी कि 1920। तो बच्चों ये हो गया 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 8 और 2 10, 9 और 2 11 और 1 12, ये हो गया 2208। दशमलव एक यहाँ पे है और 2 अंकों के बाद और लगेगी तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगी, यानी कि यहाँ पे होगा बच्चों 2.208। तो 2.208 ये पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे भी पॉइंट है। 25.1 में से आपको 2.208 को घटा देना है, तो 25.1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, और आपको घटाना है 2.208 को, ठीक है। आप जब घटा के लिखोगे तो 10 में से 8 गए 2, और यहाँ बचेगा बच्चों कितना 9, और यहाँ पे बचेगा कितना भाई, देखो 10 में से 8 गए कितना बच्चों 2, यहाँ बचेगा 9, 9 का 9 हो गया, यहाँ पे 10 में से 2 गए फिर 8 बचेगा, और यहाँ पे 24, 24 में से 2 गए 22, यानी कि 22.892। तो नेट जो मिला वो मिला 22.892, ठीक है बच्चों। तो इतना परसेंटेज जो है यहाँ पे प्लस की वैल्यू आई तो वृद्धि हुई, क्योंकि अगर बाद में लास्ट में फाइनल वैल्यू अगर प्लस की है तो वृद्धि होगी और अगर माइनस की है तो कमी होगी। तो इतना जो है परसेंटेज जो है चेंज आया, वृद्धि हुई, ठीक है। अब इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है बच्चों वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे इसको भी समझना है, ठीक है। अब देखिएगा, आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले एक छोटी सी बात, ऑप्शन को देख के एलिमिनेट हो गए कितने ऑप्शन बच्चों, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके, सी और डी, जबकि ए और बी ऑप्शन 22 से शुरू है, ठीक है। तो यानी कि 22.892, तो इसको हम लिख सकते हैं 22 सही 892 बटे 1000, क्योंकि पॉइंट हटा दोगे तो बटे में कितना होगा बच्चों 1000। अगर बच्चों में इसको 4 से काट दो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, और 4 से इसको काट दो तो 250, तो इसका मतलब ये हुआ 22 सही 223 बटे 250। तो फाइनल जो चेंज आया इतने परसेंट का आया, इतनी वृद्धि होगी, यानी कि 22 सही 223 बटे 250, जो कि आपका बच्चों ए ऑप्शन है। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। तो उम्मीद है इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओगे, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन नहीं कि अगर हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में या फिर 100 मान के करें तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार जल्दी से नोट करो। हमने कुछ नहीं किया, पहले इन 2 पे हमने सक्सेसिव लगा दिया, फिर इन 2 पे हमने सक्सेसिव लगा दिया, फिर इन दोनों का रिजल्ट एक ही आया, एक ही आया, इन दोनों पे सक्सेसिव लगाने के बाद फाइनल हम अपना उत्तर पे पहुंच चुके बच्चों, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं भाई। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है बच्चों ये, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगी। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के 4 से 5 तरीके हैं लोग, लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगी उसको हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। तो जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने होगा जिसमें अथवा या फिर या लिखा होगा, तो इसका जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगी करने की वो आपके सामने अब आने वाली है, वरना आप जो है और भी कई तरीकों से इस क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हो। लेकिन आपको बच्चों वो तरीका समझना है कि जो आप जल्दी से एकदम क्वेश्चन को देखते समझो कि करना क्या है, और जल्दी से आप जो है अपने आंसर पे जाओ। देखिएगा बच्चों, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन एक बार। 12 पुरुष यानी कि 12 आदमी या 9 महिलाएं यानी कि 9 वुमेन किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकती है, 36 दिन में पूरा कर सकती है। जब तो 16 पुरुष, तो 16 आदमी और 18 महिलाएं
उसी काम को करने में कितने दिन लेंगे। क्वेश्चन केवल बच्चों आपके सामने इतना सही है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है उसको समझना है भाई। अब देखिएगा, जब भी बच्चों क्वेश्चन में या वाला कंडीशन होगी, या यानी कि अथवा वाली कंडीशन होगी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगी। इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होती है बच्चा एंड बटा और, एंड बटा और। ये वाला तरीका आपको लगा देना है और एकदम से अपने उत्तर पे चले जाना है। तो एंड वाला यानी कि ये एंड है और ये वाली कंडीशन बच्चों और की है। तो आपको क्या लिखना है, 16 आदमी और ये क्या है 18 औरत, और यहां पे क्या बच्चों और में 12 आदमी, और औरत कितनी है बच्चों, औरत है 9, तो 9 औरत, ठीक है। यहां पे गुणा नहीं प्लस का निशान होगा, ठीक है, यहां पे बीच में प्लस। तो एंड बटा और, तो एंड वाला डाटा हमने लिख दिया 16 आदमी और 18 औरत, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। 16 आदमी बटे 12, तो 12 आदमी यहां पे दे रखा है और 18 आदमी, वो 18 औरत है और ऊपर औरत कितनी है, 9 औरत, ठीक है। तो इनका ही निकालना कि ये काम कितने दिन में करेंगे। बात समझ में आई, ये काम कितने दिन में करेंगे, बात समझ में आई। जबकि टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 36 दिन में, बात समझ में आई, 36 दिन में। तो हमें निकालना 16 आदमी और 18 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब केवल और केवल सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। सबसे बेस्ट अप्रोच होगी एंड बटा और वाली। एंड वाले डाटा को और वाले डाटा से भाग कर दो और इन्हीं के हमें बेटा नंबर ऑफ दिन निकालने, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। टोटल डेज 36 के बराबर कर दो, ठीक है। चलिएगा करते हैं भाई। तो 4 थी 12 और 4 चौक 16, यहाँ पे 9 दूनी 18, तो यहाँ पे बच्चों 3 दूनी 6 और 4 10, यानी कि यहाँ पे आ गया बच्चों 10 बटा 3, और डी की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है और इधर हो गया 36। तो ऐसे काट दो, 2 पंजे 10 और 2 से काट दोगे तो 18 दूनी 36, तो 18 थी 54, डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 54 बटे 5। 54 बटे 5 को बच्चों हम लिख सकते हैं 10 सही 4 बटे 5, 10 सही 4 बटे 5, 10 पंजे 50 और 4 54, और यही हमारा बच्चों आंसर होगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज निकालने थे। तो 10 सही 4 बटे 5, ये सबसे बेस्ट अप्रोच आपके सामने आ चुकी, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। 10 सही 4 बटे 5। तो बच्चों याद आपको ये रखना है कि जब भी या वाला क्वेश्चन होगा तो ये वाला इस्तेमाल करना है एंड बटा और, लेकिन यहाँ पे हम बच्चों इफिशिएंसी निकाल के, टोटल वर्क निकाल के भी सवाल को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इस चक्कर में आपको नहीं फंसना, जैसे ही सवाल में आपको या दिखे तो डायरेक्ट एंड बटा और वाला काम करो और अपने उत्तर में पहुंच जाओ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं होता पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से करना, ठीक है। चलिएगा, बाकी हम तरीके जब पढ़ाऊंगे सारे के सारे किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के 3-3 4-4 तरीके तब पढ़ाएंगे जब मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम केवल प्रीवियस क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने आ चुका है, इसको जो है एक बार जो है पढ़ने का प्रयास करें और बनाने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात क्रम से 5:3 है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 किलोग्राम हो जाए तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों। देखिए बच्चों, 2 व्यक्तियों ए तथा बी का भार का अनुपात, 2 व्यक्ति है बच्चों, एक तो ए है और एक बी है, और क्वेश्चन में इनके जो भार है, भार का अनुपात दे रखा, वेट का रेशियो दे रखा 5:3। तो ये जो दे रखा है बच्चों, ये इनके वेट का रेशियो है। क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन में कहा कि यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए तथा बी का कुल भार 15% से बढ़कर 92 किलोग्राम हो जाए, तो ए और बी का जो कुल भार है बच्चों वो 15% बढ़ने के बाद 92 किलोग्राम हो जाता है। तो इसी पॉइंट को आपको पकड़ना है, ठीक है। तो यहां पे मुझे बताइए, ए का भार है बच्चों 5 यूनिट और बी का भार है बच्चों 3 यूनिट, यानी कि इन दोनों का कुल भार कितना हुआ। आप कहोगे सर इन दोनों का कुल भार हुआ 8 यूनिट, आप कहोगे सर बिल्कुल, लेकिन इसको 15% बढ़ाने के बाद 92 किलोग्राम हो जाता है। तो मुझे बताओ 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे भाई वो कितनी होगी, 5×3=15, 5×20=100, यानी कि 3/20, यानी कि 20 पर 3 की वृद्धि, यानी कि 20 अब कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 8 का कितना गुना बच्चों, 23/20। क्लियर हो चुकी बात। और ये किसके सॉरी भाई, तो ये किसके बराबर है बच्चों, 92 किलोग्राम के। ये किसके बराबर, 92 किलोग्राम के। तो 8 यूनिट का 23/20 92 किलोग्राम के बराबर है। अब हमें करना क्या है बच्चों, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। 23 का 92
और 4 दूनी 8 और 2 से 20 कटेगा 10 बार, तो यहां से बच्चों 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई। तो 1 यूनिट 10 किलोग्राम के बराबर है। अगर 1 यूनिट 10 किलोग्राम के बराबर है तो 5 यूनिट बच्चों 50 किलोग्राम के बराबर होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो 3 यूनिट बच्चों किसके बराबर, 30 किलोग्राम के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमें यह बात पता चली कि ए और बी का जो वेट है एक्चुअल में वो 50 किलोग्राम और 30 किलोग्राम है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया था बच्चों कि ए के भार को अगर हम 5% बढ़ाते हैं और ए और बी के कुल भार को 15% बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के बाद टोटल जो वेट होगा ए और बी का वो 92 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 92 किलोग्राम हो जाता है। तो इसका मतलब पिक्चर बच्चों ऐसी बनेगी कि यहां पे हमने क्या कर दिया, ए के भार को 5% बढ़ा दिया, ए के भार को 5% बढ़ा दिया और यहाँ पे बी के भार को भी हमने कुछ बढ़ाया। क्लियर होगी बात। तो क्योंकि क्वेश्चन में फाइनल यही तो पूछ रखा कि बी को कितना बढ़ाया, तो ए को हमने 5% बढ़ाया और बी को भी बच्चों हमने कुछ बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद इन दोनों का जो वेट होगा वो टोटल 15% बढ़ेगा दोनों का कुल, और 15% बढ़कर बच्चों कितना हो जाता है, 92 किलोग्राम हो जाता है। ये क्वेश्चन में बात दे रखी है। तो मुझे बताओ 50 का 5% कितना होगा। आप कहोगे सर 50 का 5% होगा 2.5, कितना, 2.5, ठीक है, क्योंकि 5 पंजे 25, 250 बटा 100 हो गया, यानी कि 2.5 होगा तो 2.5 की वृद्धि होगी, यानी कि 2.5 की वृद्धि होने पर ये कितना होगा, 52.5 किलोग्राम होगा। तो इसका मतलब 5% बढ़ाने के बाद जो ए का भार होगा बच्चों वो 52.5 किलोग्राम होगा। लेकिन इन दोनों का जो कुल भार होगा ए और बी का वो 92 किलोग्राम बैठना चाहिए। तो 92 में से अगर बच्चों में 52.5 किलोग्राम घटा दूं तो मुझे बी का भार मिलेगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 10 में से बच्चों 5 घटा दो और 11 में से 2 गए 9 और यहाँ पे 8 में से बच्चों 5 गए 3, यानी कि 39.5 किलोग्राम। इसका मतलब बी का जो भार है वो 39.5 किलोग्राम है। लेकिन था कितना, इनिशियली 30 किलोग्राम था। अब हमें यही तो बताना है कि बी का भार कितना परसेंट बढ़ा। आप मुझे बताओ पहले बी का भार कितना था, 30, अब कितना हो गया बच्चों 39.5, यानी कि इन दोनों का रेशो क्या बनेगा, इन दोनों का रेशो बनेगा बच्चों 300:395, क्योंकि मैंने यहां से पॉइंट हटा के 0 उधर लगा दी तो 300:395 बढ़ेगा। यानी कि बी का भार अगर इनिशियली पहले 300 था अब 395 हो चुका, तो कितनी वृद्धि हुई बच्चों। आप कहोगे सर 95 किलोग्राम की वृद्धि हुई। कितने पर, 300 पर। परसेंटेज में निकालना तो गुणा 100 लगा दोगे, तो 100 से बच्चों ये 303 बार कट चुका, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 3 9, कितना बचेगा 5 और 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आया बच्चों 31.66 आया। और 31.66 को हम बच्चों अप्रोक्सीमेट में क्या लिखेंगे, 31.67, यानी कि आपका जो आंसर होगा बच्चों वो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। एक बेहतरीन सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा मॉडरेट करके दे रखा है क्वेश्चन, जबकि आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, फटाफट जल्दी से नोट करो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार जो जल्दी से पढ़ो, मैं इसको रफ कर दूं तब तक। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि टाइम डिस्टेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो किसी भी क्वेश्चन को बनाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको समझना वही है कि जो बेस्ट है, ठीक है। वरना तरीके तो एक क्वेश्चन के मैं 4 तरीके भी बताऊंगा ना तो बच्चों, तो आप जो है एक ही वीडियो में केवल 2 ही सवाल कर पाओगे। समझ रहे बात को, क्योंकि एक सवाल के 4 तरीके, दूसरे सवाल के भी फिर 4 तरीके। लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूँ सबसे बेस्ट अप्रोच दे रहा हूँ, तुम्हें भी इसी तरीके से सोचना है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। ऑप्शन है 754 मीटर, ऑप्शन बी 720 मीटर और ऑप्शन सी 740 और ऑप्शन डी है बच्चों 744। चलिए भाई करते हैं, किस तरीके से करना है देखते हैं भाई। देखिए बच्चों पिक्चर क्या है सवाल की उसको समझते हैं। कह रहा कि एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। अब आप मुझे बताओ भाई, पहले चोर यहां पे था, अब चोर जो है 12 सेकंड तक दौड़ता रहा, मान के चलो चोर अब यहां पे आ गया।
अब चोर कहां पे आ गया बच्चों, चोर यहां पे आ गया और ये 12 सेकंड बाद आया, ठीक है। और चोर की जो चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि चोर जो है 15 की स्पीड से जो है 12 सेकंड तक दौड़ता रहा। या फिर मैं कह सकता हूं कि 1 सेकंड में अगर 15 मीटर जाता है तो 12 सेकंड में कितना गया होगा, तो आप कहोगे सर 12 सेकंड में ना 180 मीटर गया होगा, क्योंकि 12 गुणा 15 करोगे तो 180 मीटर। इसका मतलब अब फिलहाल जो है चोर ये 180 मीटर दूर जा चुका। अब यहां है बेटा पुलिस वाला, अब यहां कौन है बच्चों, पुलिस वाला, ठीक है। तो पुलिस वाले की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड में यहां पे लिख देता हूं। तो उसी दिशा में पुलिस वाला जो है अब दौड़ना शुरू करता है जब इन दोनों के बीच की दूरी 180 मीटर हो चुकी, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में कहा गया कि पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा, कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। तो बच्चों जब हम इस सवाल को भी कई तरीके से कर सकते हैं, मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो ये वाला सीख लो एक बार, ठीक है ना। अब ध्यान दो, जब भी कोई 2 ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में भागते हैं तो हमेशा जो रिलेटिव स्पीड होती है, तो हमेशा उन दोनों चालों का अंतर ही रिलेटिव स्पीड कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि चोर भी बच्चों इसी डायरेक्शन में भाग रहा है और पुलिस भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी तो 20 और 15 का अंतर बच्चों 5 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो सबसे पहले बच्चों हमें यह पता करना पड़ेगा कि पुलिस वाले के द्वारा चोर को कितने समय बाद पकड़ा गया, कितने समय बाद पकड़ा गया, ठीक है। तो बच्चों हमें निकालना है सबसे पहले समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है बच्चों अभी 180 और चाल कितनी होगी रिलेटिव स्पीड 20 और 15 का अंतर कितना 5, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 से 15 5 अंक 30, यानी कि 36 सेकंड बाद, 36 सेकंड बाद पुलिस वाले के द्वारा चोर को पकड़ लिया गया, दाब लिया गया। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि पुलिस जो है चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर दौड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब पुलिस 36 सेकंड तक लगातार दौड़ा होगा और पुलिस वाले की चाल है 20 और 36 सेकंड तक कितना दौड़ा, हमें वो डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। बात समझ में आई, हमें वो दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुणा समय, पुलिस वाले की चाल है 20 और 36 सेकंड तक बच्चों को लगातार दौड़ा, तो 36 दूनी 72 720 मीटर। इसका मतलब चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले के द्वारा तय की गई कुल दूरी 720 मीटर है। आपको अगर सर बिल्कुल यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी। तो ये हमने जो यूज किया बच्चों, ये रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट यूज किया, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगी, एक दूसरे का अंतर। क्योंकि ये जो पुलिस वाला है चोर से ज्यादा स्पीड से भागता है, इसका मतलब ये जो है इसको पकड़ लेगा, यानी कि ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। कितनी स्पीड ज्यादा है 5 मीटर प्रति सेकंड, उसी को हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें बिल्कुल एकदम से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिएगा मैं एक तरीका और बताऊंगा अभी, इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, एक बार ध्यान से समझिए बच्चों। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, समझिएगा भाई, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बात को समझो भाई। जब चोर यहां पे था और 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ा था, तो 12 सेकंड तक दौड़ता रहा। अब यहाँ पे 180 मीटर की डिस्टेंस होगी 12 सेकंड में, यानी कि चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी 180 मीटर, ठीक है। अब पुलिस वाला जो है ठीक 12 सेकंड बाद चोर को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागता है, तो क्या चोर यहीं पे खड़ा रहेगा? आप कहोगे सर नहीं, तो इसका मतलब अगर पुलिस वाला भागता है तो चोर भी तो भागेगा, है भाई, चोर भी तो भागेगा। तो इसका मतलब जैसे चोर भागता रहा इस तरीके से चोर भी भागता रहा और पुलिस वाला भी भागता रहा, ठीक है ना। मान के चलो इस वाले पॉइंट पे जाके पुलिस वाले ने इस चोर को पकड़ लिया, इस वाले पॉइंट पे जाके क्या हुआ, पुलिस वाले ने इस चोर को पकड़ लिया। तो इसका मतलब पुलिस वाले के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों, ये वाली होगी। लेकिन चोर जो है केवल इतना ही चल पाया, चोर तो केवल इतना ही चल पाया ना, क्योंकि जब इन दोनों के बीच की दूरी 180 मीटर है तो चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है एकदम से, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब चोर तो यहां से लेके यहां तक ही भागा और पुलिस वाले ने इसको यहां पे जाके पकड़ लिया। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि जितने समय में पुलिस वाला यहां से लेके यहां तक गया उतने ही समय में चोर केवल यहां तक ही गया। तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है कि नहीं? अगर टाइम बच्चों कांस्टेंट है तो आपको ये बात मैंने बता रखी है कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। जो स्पीड का रेशियो होता है बच्चों वही रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस का होता है। तो स्पीड का रेशियो 20 से 15 है, 20 से 15, तो यानी कि 20 से 15 का मतलब क्या होगा, 5 चौक 20 और 5 तिये 15, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर पुलिस वाले के द्वारा तय की गई दूरी 4 यूनिट है तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी बच्चों 3 यूनिट है, यानी कि
जो चोर है केवल 3 यूनिट चलता है, जबकि पुलिस वाला पूरा 4 यूनिट चलता है। बात समझ में? पुलिस वाला पूरा कितना चलता है? 4 यूनिट। अब मुझे बताओ ये वाली जो डिस्टेंस है ये 4 है और ये 3 है, तो इस 4 में से बच्चों ये 3 में गैप कर दो तो 1 यूनिट नहीं मिल जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल, तो ये वाली जो दूरी है बच्चों ये फिर 1 यूनिट बची, जबकि इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? 180 मीटर दे रखी है। तो 1 यूनिट अगर 180 के बराबर है, आपको बताना है 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 18 चौक 72 नहीं होगी। यानी कि पुलिस वाले के द्वारा तय की गई कुल दूरी यहां तक 720 मीटर है, और आपसे यही पूछा गया था कि पुलिस वाले के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी जब तक चोर पकड़ा नहीं गया। ठीक है, तो 720 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमने टाइम कांस्टेंट करके भी इस क्वेश्चन को अंजाम दे दिया। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों ही तरीके आप जो है अच्छे से समझ पाए होंगे, तो इसको एक बार जल्दी से नोट करो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक शानदार क्वेश्चन भी है बच्चों ये। ठीक है, चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक बार जो है इसको करने का प्रयास करो भाई, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे समझने की प्रयास करो। ठीक है, चलिएगा, तो क्वेश्चन है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, अक्सर ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों, सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे सोवन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोवन ने इसे 6270 रुपए में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन ए 4650, ऑप्शन बी बच्चों 5000, ऑप्शन सी 4500, ऑप्शन डी बच्चों 5500। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा कि सोनी ने एक मोबाइल फोन को राजू को 10% के लाभ पर बेचा। किसको बेच दिया बच्चों? राजू को बेच दिया 10% के लाभ पे। अब मुझे एक बात बताओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। तो 10 रुपए पर 1 रुपए के फायदा लेकर बेचा, यानी कि 10 का सामान 1 रुपए ज्यादा में बेचा, यानी कि 11 में बेचा। तो सोनी ने राजू को कितने में बेचा बच्चों? 11 में। 10 का खरीदा होगा तो 11 में उसने बेचा होगा। क्लियर हुई बात? तो 10-11 का रेशियो होगा। ठीक है, राजू ने इसे आलोक को 5% हानि पर बेच दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि राजू ने इसको आलोक को बेच दिया। आलोक को बेच दिया कितने हानि पर? 5% की हानि पर। यहां पे तो प्रॉफिट हुआ, यहां पे तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन बच्चों यहां पे क्या हुई? हानि हुई। कितने की? 5% की। तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों? 1/20, क्योंकि 5/100 यानी कि 1/20। तो 20 रुपए पर 1 का नुकसान हुआ। तो 20 रुपए का सामान बच्चों 1 की हानि पर बेचा, यानी कि 19 में बेच दिया। क्लियर हुई बात? तो ये रेशियो बनता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया आलोक ने इसे सोवन को 20% लाभ पर बेच दिया। अब आलोक ने इसको क्या कर दिया? सोवन को बेच दिया बच्चों। किसको बेच दिया? सोवन को। कितने लाभ पर? 20% लाभ पर बेच दिया, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 1/5, यानी कि 5 पर 1 का फायदा लेकर बेचा। तो 5 का सामान 1 के फायदे पर बेच दिया, यानी कि 6 में बेच दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि सोवन ने इसके 6270 रुपए में खरीदा, यदि सोवन ने इसे 6270 रुपए में खरीदा, यानी कि बात किसकी हो रही है बच्चों? सोवन की। कि यदि सोवन ने इसे 6270 रुपए में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था? तो सोनी के लिए क्रय मूल्य क्या था? तो बच्चों हमें जो रेशो चाहिए ना फाइनल, वो केवल सोनी का सोवन से चाहिए। अगर सोनी का सोवन से चाहिए तो आप इसकी ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों जो कॉमन रेशो होगा राजू राजू, आलोक आलोक, ये कैंसिल आउट होने के बाद आपके सामने जो रेशो बचेगा वो सोनी का किसके साथ बचेगा बच्चों? सोवन के साथ बचेगा। और रेशो क्या बनेगा देखते हैं बच्चों। यहां से मैं 2 3 6 कर दूं और 2 पंजे 10 कर दूं, तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, इसका मतलब बच्चों 500। और यहां पे क्या बचेगा? 11 गुणा 19 और गुणा 3। तो ये रेशो बना फाइनल। तो यानी कि सोनी का सोवन से जो अनुपात बना 500 अनुपात 11 गुणा 19 गुणा 3 बना। ठीक है, जबकि सोवन ने इसे 6270 में खरीदा। तो इसका मतलब इस पूरी बात की जो वैल्यू है बच्चों वो 6270 है, 6270 रुपए है। और आपसे पूछा गया कि बताइए सोवन ने सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सोनी का क्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों, यानी कि आपसे वो 500 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहते हैं। अब 4 ऑप्शन है बच्चों आपके सामने, 500 का मल्टीपल आंसर होगा, सीधी सी बात है। अब 500 का जो मल्टीपल है बच्चों, एक तो 4500 है और एक बच्चों 5500 और एक 5000, यानी कि 3 ऑप्शन में से कोई सा एक आंसर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, बी सी डी में से कोई सा एक आंसर है। तो इसको सोल्व करते हैं भाई। 500 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6270 बटे 11 गुणा 19 और गुणा 3,
और साथ में कर दो 500 की मल्टीप्लाई। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आपके हाथों में होगा, ठीक है। तो 11 से उड़ा दो उसको, 11 पंजे 55, 11 से 77 0, तो 19 से काट दो, 19 3 57, कितनी बार कटा बच्चों 10 बार, तो 10 गुणा 500 यानी कि 5000। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 5000, यानी कि सोने के लिए जो क्रय मूल्य था मोबाइल का वो 5000 रुपए था। तो इसका मतलब आंसर जो है बच्चों वो बी ऑप्शन है, ठीक है। तो उम्मीद है इस तरीके से आप जो इस क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हो। सबसे बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की ये थी, ठीक है। तो जल्दी से एक बार जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो उम्मीद है भाई ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ पाए होंगे। सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने 7 क्वेश्चन आपको कराए, और इससे पहले भी मैंने जितने भी वीडियो एसएससी जीडी के क्वेश्चन की मैं लेकर आया हूं, वे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहे हैं और आपका फायदा हो रहा है तो आप जो है कृपया करके कमेंट जरूर किया करो, ताकि हमें पता लगे कि भाई बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे, या फिर जो है ऐसे ही बस हम जो है मेहनत ही कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम जितनी भी मेहनत करते हैं बच्चों, हम ये चाहते हैं कि आप जो है पेपर में जाओ और पेपर में जल्दी से जल्दी जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ और अपने सिलेक्शन को पक्का कर पाओ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।